नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर मैं निशा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। रीड की तैयारी के लिए इंग्लिश के सब्जेक्ट में आज हम लेकर आए हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो L1 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश यानी कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जब पढ़ाई जाती है, चाहे वो इंग्लिश है, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा है वो अपनी मदर टंग से काफ़ी कन्वीनियंट फील करता है। कोई भी लैंग्वेज उसको जो स्कूल में पढ़ाई जाती है या कुछ भी उसको जब पढ़ाया जाता है छोटे बच्चे को, तो वो अपनी मदर टंग में उस चीज़ को सीखना कंफर्ट फील करता है। लेकिन अगर इंग्लिश जैसी अगर कोई सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाई जाती है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो अप करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए एक नई लैंग्वेज है। इसका स्ट्रक्चर, इसके जो मेथड्स है वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ प्रिंसिपल्स को जो फॉलो अप किया जाना है, उसमें हम कौन कौन से प्रिंसिपल्स की हेल्प लेकर अपनी फॉरेन लैंग्वेज को या जो सेकंड लैंग्वेज है उसको हम कन्वीनियंट कर सकते हैं अपने अनुसार बच्चे के लिए, तो वो देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए किसी भी लेसन को पढ़ाने के लिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका होता है वो प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन होता है, यानी हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा होता है। हमारा मेन काम क्या होता है टीचर का, बच्चे के लिए, बच्चे के सामने चीज़ों को प्रेजेंट करना है, टू इंट्रोड्यूस करना है। देखिए, किसी भी टीचर के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, सीखना। और टीचर का काम क्या है यहाँ पर, सबसे पहले चीज़ों को प्रेजेंट करना। तो हमारा जो सबसे पहला काम है वो प्रेजेंट करना है, इंट्रोड्यूस करना है। किस चीज़ को, कोई भी हम जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज जो इंग्लिश है, जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, उसको हम जब पढ़ाते हैं किसी भी लेसन को, तो हमें उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए। हमारा हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर होना चाहिए, मॉडल रीडिंग के ऊपर होना चाहिए। मॉडल रीडिंग जो टीचर करता है उसका मतलब क्या होता है कि उसमें टीचर को अपनी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना चाहिए, अपने टोन पर ध्यान देना चाहिए, किन वर्ड्स पर स्ट्रेस देना है, किन पर नहीं देना है, कहाँ पर पॉज करना है। और आर्टिकुलेशन एंड एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है किसी भी टीचर के लिए जब वो मॉडल रीडिंग करता है, क्योंकि बच्चे उसी को देखकर ही चीज़ों को सीखते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे हमारे टीचर कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट है, तो हमें भी उनकी तरह ही उस लैंग्वेज को सीखना है। तो टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है मॉडल रीडिंग, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। टीचर को ध्यान देना चाहिए कि उसकी प्रोनाउंसिएशन एकदम एक्यूरेट हो। वो जिस टोन का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि किसी लाइन को बहुत स्पीडी पढ़ना होता है, किसी को धीरे धीरे पढ़ना होता है, कहाँ पर उसको स्ट्रेस देकर पढ़ना है, किन वर्ड्स पर स्ट्रेस देना है, कहाँ पर पॉज करना है, आर्टिकुलेशन और एक्सप्रेशन, और उसके चेहरे पर जो भाव आते हैं, जो एक्सप्रेशन वो शो करता है, उससे उस जो प्रेजेंटेशन जो किया गया है उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पर, लर्नर पर पड़ता है। दूसरी चीज़ आ जाती है एम्फेसिस ऑन लाउड रीडिंग। किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को, सॉरी इंग्लिश को, फॉरेन लैंग्वेज को, सेकंड लैंग्वेज को जब सिखाया जाता है तो टीचर को लाउड रीडिंग पर काफ़ी फोकस करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अगर हम सिखाएंगे, वर्ड्स सिखाएंगे, सेंटेंस सिखाएंगे, तो बच्चों को जैसे जैसे टीचर बोलेगा, तो बच्चों को अगर वो वैसे बुलवाता है, उनसे भी लाउड रीडिंग करवाता है, तो उनको प्रोनाउंसिएशन का ज्ञान हो जाता है। उनको भी पता होता है कि हाँ, हमें ऐसे ऐसे वर्ड्स को बोलना है। तो लाउड रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। टीचर यूजेस पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट, एक्शन टू एक्सप्लेन द लेसन। यही बात हमने अभी मॉडल रीडिंग में की थी कि कोई भी जो टीचर है जब वो मॉडल रीडिंग करवाता है या जब वो अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस करता है, रिप्रेजेंट करता है लर्नर्स के सामने, तो वो हेल्प ले सकता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ले सकता है। ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हो जाएंगी आपस में, कि किसी भी प्रकार की वो पिक्चर्स को शो कर सकता है, ऑब्जेक्ट्स, किसी भी प्रकार के मॉडल्स को शो कर सकता है, और नहीं तो वो एक्शंस के थ्रू ही अपने लेसन को एक्सप्लेन कर सकता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये स्किनर ने इंट्रोड्यूस किया था। स्किनर गेव दिस प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है ये एक स्किनर ने दिया था। टू टीच अ फॉरेन लैंग्वेज अ टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट बाय द हेल्प ऑफ अराउजिंग टेक्निक, एक्सपेक्टेंसी टेक्निक, इंसेंटिव टेक्निक। यहाँ पे 3 टेक्निक्स के बारे में बात की गई है। अराउजिंग टेक्निक की उसे बच्चों के मन में ये अराउज करवानी है फीलिंग्स कि आप ये सब कर सकते हैं, यू कैन लर्न इट। उनके मन में जब ये भावना आती है तब वो धीरे धीरे सीखते हैं। एक्सपेक्टेंसी,
एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन होती है टीचर को, स्टूडेंट्स को भी एक्सपेक्टेशन होता है खुद से कि हाँ हम ये चीज़ सीख सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और टीचर को बच्चों को इस तरह से मोटिवेट किया जाना चाहिए, टीचर के द्वारा बच्चों को इस तरह से मोटिवेट किया जाना चाहिए कि हाँ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, तुमसे ये उम्मीद करते हैं दैट यू कैन लर्न दिस, यू कैन अडॉप्ट दिस लैंग्वेज ईजिली। यहाँ पर एक क्लियर कट गोल होना इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि हमारा एक टारगेट होना फिक्स जरूरी होना होता है कि हमारे पास अगर एक टारगेट है दैट वी वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज, वी वांट टू ओवरकम ऑन दिस लैंग्वेज, कि हमें इस चीज़ को सीखना है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको समझना है। तो हमारा जब ये टारगेट फिक्स हो जाता है, क्लियर कट गोल अगर फिक्स हो जाता है, तो जो एक्सपेक्टेशंस है वो और हाई हो जाती हैं और हम उस अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उतना ज़्यादा आगे हो जाते हैं। तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को शो करे, उनको इतना मोटिवेट करे कि हाँ ये वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरे। फिर है इंसेंटिव टेक्निक्स। इंसेंटिव टेक्निक्स क्या हो सकती है कि अगर फॉरेन लैंग्वेज सिखानी है, हमने इंग्लिश को एज ए फॉरेन लैंग्वेज से पढ़ा रहे हैं, तो टीचर जो है वो प्राइज का यूज़ कर सकता है, पनिशमेंट का यूज़ कर सकता है, ग्रेड दे सकता है, प्रेज कर सकता है। तो ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की जो कंडीशन है वो भी इसमें फॉलोअप की जा सकती है। जैसे बच्चों को मोटिवेट करने का तरीका है कि अगर उन्होंने बहुत अच्छा टीचर ने अगर पढ़ाया है तो वो जानने की कोशिश में ऐसे ऐसे टेस्ट ले सकता है उनसे, जिससे बच्चों को वो मोटिवेट करे कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, तो उसको प्राइज़ दे सकता है। पनिशमेंट के तौर पर थोड़ा सा डांट सकता है कि हाँ आपने अच्छा नहीं किया है, आप नेक्स्ट टाइम अच्छा करो और बेहतर करने की कोशिश करो। ग्रेड दी जा सकती है, नंबर्स नहीं दें आप, इसमें ग्रेडिंग दें ताकि उनको यूँ लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। प्रेज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बच्चों को लगातार मोटिवेट करेंगे तो वो और ज़्यादा उस काम के लिए जो मोटिवेट होंगे, और अगर आप उसको ज़्यादा डांटोगे मारोगे तो वो उस चीज़ से घबराने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस क्या कहता है कि हमारे जो लर्नर का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें उसे कैसे सिखा सकते हैं किसी चीज़ को, तो वो एक सिंपल सा एक मेथड है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यही एक राइट फॉर्मूला होता है किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए। ये स्टार्ट फ्रॉम ओरल यहाँ पर इसमें करना चाहिए, टीचर को चाहिए कि उसको नेचुरल तरीके से सिखाए, यानी कि सबसे पहले बच्चों को ओरली सिखाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिटन मैनर सबसे लास्ट में ही करवाना चाहिए। बच्चे जब तक सुनेंगे नहीं किसी चीज़ को तो उसको वो अडॉप्ट कैसे करेंगे। अगर मॉडल रीडिंग होगी, टीचर बार बार अच्छे से बताएगा, बच्चे उस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, तो वो चीज़ें उनके कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में क्लियर होते जाएंगे और उसके बाद उनका स्पोकन भी अच्छा होता जाएगा। तो स्टूडेंट के लिए मस्ट हो जाता है पहले लिसन करना, केयरफुली लिसन कीजिए, ध्यान से अटेंटिव होकर करिए। फिर हमारा जो स्पीकिंग मैनर है वो तभी इम्प्रूव होगा जब हमारी लिसनिंग अच्छी होगी। प्रोनाउंसिएशन को हम स्पोकन में जब लेके आते हैं तब कैसे लेके आएंगे, जब हम उसको अच्छे से सुनेंगे, हमें पता होगा हमारी टोन, हमारी इंटोनेशंस जो है वो प्रॉपर जा रही हैं या नहीं। उसके बाद जब हमारे सामने कोई मैनर आता है तो हम किसी चीज़ को जो अगर कहीं हमें दिखाई देते हैं वर्ड्स बच्चों को, तो वो देख कर पढ़ सकते हैं, है ना, और उनको खुद उन चीज़ों को लिखना सबसे लास्ट में आना चाहिए। टीचर को चाहिए कि वो ओरल से ही स्टार्ट करे, मौखिक तौर पर स्टार्ट करे। और इस प्रिंसिपल में जो एक यूनिट होती है लर्निंग की, वो सबसे पहले सेंटेंस होती है। बच्चों को सेंटेंस की फॉर्मेशन बतानी चाहिए, सेंटेंस को कैसे बोला जाता है, कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वो बहुत बाद में आता है धीरे धीरे, लेकिन बच्चे को सबसे पहले LSRW के थ्रू सिखाया पढ़ाया जाना चाहिए। ये एक नेचुरल सीक्वेंस में होना चाहिए। फिर है हैबिट फॉर्मेशन। टीचर्स के लिए मस्ट है कि बच्चे में हैबिट फॉर्मेट की जाए। हैबिट फॉर्मेट कैसे होती है, जब हम कॉन्शियस एफर्ट करते हैं, जब टीचर अपना कॉन्शियस एफर्ट देगा, अपना 100% देगा बच्चों की तरफ, उनको सिखाने के लिए, बच्चों की हैबिट फॉर्म करेगा। यानी कि अगर टीचर खुद क्लास में डेली मॉडल रीडिंग करता है, अगर टीचर कंटिन्यू अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को, अपने कंटेंट को प्रॉपर प्रोड्यूस करता है बच्चों के सामने, प्रॉपर एक्सेंट के साथ करता है, इंटोनेशंस के साथ करता है, वही बात हमने अभी ऊपर भी की थी कि प्रॉपर एक्सेंट होना, हमारा एक टीचर का लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ अच्छा, कुछ रेलेवेंट सिखाने की कोशिश करता है। प्रॉपर एक्सेंट के साथ, प्रॉपर इंटोनेशन, लय की उतार चढ़ाव के साथ सिखाया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, इस चीज़ को किसने दिया है, इसको दिया है थॉर्नडाइक ने।
ये जो प्रिंसिपल है ये थॉर्नडाइक की हम थ्योरी पढ़ते हैं उसमें उन्होंने बताया है इसके बारे, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। लर्नर डज इमिटेशन ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स, क्लासमेट्स, साउंड ऑफ लैंग्वेज पैटर्न्स। इसका मेन देखिए हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत कम 10 एक दिन ही रह गए हैं, 10-11 दिन का ही टाइम है हमारे पास पढ़ने का, तो हम इसको क्रिस्पी एंड क्रंची तौर पर ही देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हम इसके PYQs भी और एक मॉडल मॉक टेस्ट के रूप में इसके क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं, तो आप इसको थोरोली पढ़िए। अभी प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन ये थॉर्नडाइक ने कॉन्सेप्ट दिया था। लर्नर डज इमिटेशन ऑफ पेरेंट्स, बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को देखकर इमिटेट करता है, यानी कि बच्चे के सामने जो घर पे पेरेंट्स बोलते हैं वर्ड्स को, उन्हीं चीज़ों को बच्चा सबसे पहले ग्रास्प करता है, सीखता है। टीचर्स को सुनता है, टीचर्स जो बोलते हैं उनको वो इमिटेट करता है। फिर क्लासमेट्स साउंड कि उसके आसपास जो बच्चे बैठे हैं उसके जो क्लासमेट्स हैं वो कैसी ध्वनियाँ प्रोड्यूस करते हैं, कैसे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको भी वो सुनता है, समझता है। और लैंग्वेज पैटर्न कि टीचर, पेरेंट्स, उसके क्लासमेट्स जिस जिस एनवायरनमेंट में, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड्स है, स्कूल है, जिस एनवायरनमेंट में बच्चा लैंग्वेज के टच में आता है वो उन चीज़ों को ध्यान से सुनता है, समझता है और वैसे ही इमिटेट करता है। अनुकरण का सिद्धांत है ये, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। देखिए ये जो है मूर्त सिद्धांत है, ये क्या कहता है, कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। इसे ये भी कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जो पढ़ाया जाना है वो संदर्भ और स्थिति के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे के सामने ऐसी परिस्थितियां लानी चाहिए कि वो क्लासरूम मटेरियल को या हैंडी मटेरियल को अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कर सके, अपने नॉलेज को परमानेंट कर सके। यानी कि बच्चों के सामने ऐसे कॉन्टेक्स्ट देने चाहिए, ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करना चाहिए कि जो भी क्लासरूम मटेरियल हमारे आसपास या टीचर के द्वारा जो प्रोड्यूस करवाया जाता है ना क्लास में, या कोई हैंडी मटेरियल है, कोई पिक्चर्स हैं, कोई ग्लोब है, या कोई चॉक एंड डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, किसी भी तरीके से जो डिजिटल बोर्ड आ गए हैं आजकल, तो टीचर को चाहिए कि वो जो भी मटेरियल यूज़ कर रहा है अपने कॉन्टेक्स्ट को लेकर जो कर रहा है काम, वो इतना परफेक्ट होना चाहिए कि बच्चे उस चीज़ के अंदर पूरी इन्वॉल्वमेंट रखें और अपने नॉलेज को परमानेंट करें। कैसे? जब उनके सामने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, है ना। बच्चे को हमने एप्पल के बारे में सिखाना है, एप्पल के बारे में अगर सिखाना है तो हम एप्पल 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 बोलते रहेंगे तो वो कितनी देर ध्यान रखेगा। वहीं अगर उसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा, है ना, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि ये एप्पल है ना। तो वो उसको उसके माइंड में परमानेंट फिक्स करना है उस नॉलेज को, तो उसके लिए हमें बच्चों को रियल सिचुएशंस के साथ में लेकर आना है, कॉन्टेक्स्ट के साथ में लेकर आना है। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच। देखिए आज के टाइम में हम जैसे पहले हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक डायरेक्ट मेथड से ही पढ़ाया जाता था, है ना। उसमें किसी भी लैंग्वेज को डायरेक्ट बोला जाता था, बच्चे सिर्फ उसको सुनते रहते थे और वो सिर्फ रिसेप्टिव मैनर में बनकर रह जाते थे, सिर्फ सुनते रहते थे। उनको ना तो लिखना होता था ना वो किसी चीज़ को पढ़ पाते थे। तो एक यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। आज के टाइम में प्रेजेंट कंडीशन में अगर हम बात करें तो बच्चों के सामने उनको उनके नॉलेज को परमानेंट करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स का, बहुत सारी अप्रोचेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिचुएशनल अप्रोच है, कन्वर्सेशनल अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, सोशल अप्रोच, कल्चरल अप्रोच, फंक्शनल, ओरल, इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी अप्रोचेज हैं, यानी कि स्थितियाँ ऐसी बना दिए जाए बच्चों के सामने। बच्चों को कन्वर्सेशनल मेथड से पढ़ाया जाना चाहिए। स्ट्रक्चरल अप्रोच होनी चाहिए कि बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बता दिया जाए। सोशल अप्रोच यानी कि उसके आसपास जैसा एनवायरनमेंट है बच्चे उस तरह की अप्रोचेस को लेकर आए, बच्चों को पढ़ाया जाए। कल्चरल अप्रोच यानी जिस भी रिलीजन, जिस भी कल्चर से बच्चे बिलोंग करते हैं उन कल्चरल एथिक्स को लेकर बच्चों को पढ़ाया जाए। फंक्शनल अप्रोच, ओरल अप्रोच, ये सारी ये सारी जो अप्रोचेस हैं इनका यूज़ करके भी बच्चे को
पढ़ाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही अप्रोच को यूज़ करें। एक ही टाइम पर पढ़ाने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस को, मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो बाइलिंगुअल मेथड हो, चाहे वो GTM हो, GTM यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इन मेथड्स का भी आप एक ही टाइम पे यूज़ मल्टीपल तौर पर कर सकते हो, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि बच्चे के अंदर जो ज्ञान है उसको स्थायी करना है। वी जस्ट वांट टू मेक देयर नॉलेज परमानेंट, है ना, उनके माइंड में बिल्कुल फिक्स कर देनी है चीज़ें। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। देखिए मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोचेस, यानी कि इतनी तरह की हम अप्रोचेस का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से आता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, है ना। अब यहाँ पर हमें ऐसी ऐसी जो वोकेबलरी है, जो वर्ड्स हैं, उनको ध्यान में रखना है कि हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है कि हम टॉपिक क्या लेने वाले हैं, हमारा सिलेक्शन कैसा होना चाहिए टॉपिक का, कंटेंट का। यानी कि ऐसे वर्ड्स को यूज़ करो जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी हो, है ना, रेंज हो, वो कवर करते हों, यूजफुलनेस को बताते हों, प्रोडक्टिविटी हो, लर्नेबिलिटी हो, टीचेबिलिटी हो और अवेलेबिलिटी हो। यानी कि हम जितने भी वर्ड्स, जितने भी सेंटेंसेस को यूज़ करें, वो सारे के सारे अपने अपने, ये क्वेश्चन इनसे आए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी को, रेंज को, कवरेज को, यूजफुलनेस को, इन सबको बताने वाले ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए, है ना। इसी तरह से हम आगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन पर हम एक बार बाद में आते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी का ये ले सकते हैं, जैसे बुक है, हाउस है, टेबल है, कार है, ऐसे वर्ड जो है हमें यूज़ करने चाहिए जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, बार बार यूज़ होते हैं, है ना। अगर बच्चों को हम सिखाते हैं कोई भी सेंटेंस सिखाते हैं तो हम ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं जिनको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से रेंज वाले वर्ड्स भी हमें ऐसे यूज़ करने चाहिए जो हमें ज़्यादा बच्चों तक हम उन चीज़ों को पहुंचा सकें। फिर है अवेलेबिलिटी, ऐसे वर्ड्स जैसे पेन है, पेंसिल, इरेजर, रूलर, टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हमारे आसपास होती हैं। अगर बच्चे को सिखाना ही है तो उनके पास जो चीज़ें हैं हम उन चीज़ों के बारे में बता के भी उनको उनके नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कोई भी क्लास में बच्चा जब होता है तो वो अपने आसपास कौन कौन सी चीज़ें देखता है, उसके पास यूनिफॉर्म वो पहने हुए होता है, शूज़ होते हैं, यूनिफॉर्म है, उसके पास ज्योमेट्री होती है, पेंसिल होता है, इरेजर होता है, शार्पनर होता है, बुक्स होती हैं, टेबल होता है, चेयर होता है, फैन होता है, लाइट्स होती है। क्लास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को बता सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ हम आगे लेते हैं कवरेज जैसे वर्ड्स को। कवरेज यानी अब जैसे फ्रूट वर्ड को हम ले लेते हैं। फ्रूट वर्ड में हमारे पास कितने तरह के फ्रूट्स के बारे में बता सकते हैं बच्चों को, जैसे बनाना है, एप्पल है, मैंगो है, ग्रेप्स है, लीची है, डेट्स है, फिग है। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको एक कंबाइंड तौर पर अगर हम देखें फ्रूट्स, वो कैटेगराइज कर दिया है ना, तो ये कवरेज को बताता है। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स में हम उसको सारे एनिमल्स के जितने भी हमें उसको अपने आसपास वो देखते हैं उन सबको काउंट कर सकता है। जैसे एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम उसको बता सकते हैं काऊ, डॉग, बफेलो, डियर, है ना, एलिफेंट, हॉर्स, कैमल, इन सब के बारे में बता सकते हैं। तो ये उसकी कवरेज को बताता है। ऐसे वर्ड्स को टीचर को बच्चों के सामने डिस्प्ले करना चाहिए। देखा होगा आपने भी छोटी छोटी क्लासेस में छोटे छोटे टॉपिक्स बने होते हैं चैप्टर्स के, उसमें यही होता है, धीरे धीरे उनको बताया जाता है कि हाँ अब इनको वाइल्ड एनिमल्स में कैटेगराइज करना है, फिर सी एनिमल में क्या करना है, पेट एनिमल्स में कैटेगराइज करना है ना। इस तरह की चीज़ों को बताया जाता है। फिर हम लेते हैं टीचेबिलिटी को ले लेते हैं। टीचेबिलिटी क्या होता है कि इसमें वेरियस डिवाइस से पढ़ाया जा सके जिन चीज़ों को, ऐसे वर्ड्स को लेना चाहिए, ऐसे कंटेंट को सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े करके भी उसके पढ़ाया जा सकते हैं। अब इसमें एक राइटर आते हैं WR ली, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। WR ली ये एक स्कॉलर है और ये क्या कहते हैं, टीच फर्स्ट दो सेंटेंसेस स्ट्रक्चर द यूज ऑफ विच कैन बी मेड क्लियर बाय द मीन्स ऑफ विजिबल एक्शन इन द क्लासरूम। कि बच्चों को क्लासरूम में जो भी विजिबल एक्शन से आप पढ़ा सकते हो वो सब चीज़ें पहले पढ़ानी चाहिए। और फिर है लर्नेबिलिटी। लर्नेबिलिटी के बारे में भी हम यही कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों को हायर क्लासेस के स्टूडेंट तो बहुत इजी से समझ सकते हैं, लेकिन लोअर स्टूडेंट्स के लिए हम चीज़ों को उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए
पढ़ाना चाहिए। ठीक है, फिर आता है हमारा इम्पॉर्टेंट, ये मैंने इसीलिए इसको डिफाइन किया है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन की। ग्रेडेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को आसान बनाना। हमारा यानी टीचर का जो उद्देश्य है वो क्या है कि मैटर को इजी बनाना है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन के पीछे भी आइडिया जो है वो इतना ऐसा ही है कि हमें कैसे भी करके हमारी जो लैंग्वेज है उसको ईजी बनाना है, लर्निंग सो ईजी टू अंडरस्टैंड। ये क्योंकि बच्चा जितना आसानी से मैटर को समझ सकेगा उसका नॉलेज उतना ही परमानेंट हो सकता है ना। तो यहाँ पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो भी कंटेंट अपनी क्लास में प्रोड्यूस करता है वो उसे इतना ईजी बनाकर लाए कि वो बच्चे जो हैं उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, ईजिली उसको ग्रास्प कर सकें। इसके लिए भी टेक्निक यूज़ की जा सकती है, जिसे ग्रुपिंग किया जा सकता है ना। यहाँ पर टीचर को चाहिए कि वो अपने मैटर को साउंड के आधार पर ग्रुप कर सके, यानी कि तरीके होते हैं। फोनेटिक ग्रुप बना सकता है, लेक्सिकल ग्रुप बना सकता है, ग्रामेटिकल बना सकता है, सीमेटिक बना सकता है। फोनेटिक ग्रुपिंग कैसे हो सकती है, जैसे हम बच्चों को सिखाएं हाइट, है ना, लाइट, राइट, साइट, ये ग्रुपिंग है, यानी कि एक जैसे वर्ड्स हैं, है ना। जैसे कैट, बैट, हम छोटी क्लासेस में बच्चों को ये सिमिलर वर्ड सिखाते हैं ना, कैट, बैट, मैट, रैट, ये ग्रुपिंग है वर्ड्स की। बच्चों को इस तरीके से ही सिखाना चाहिए ताकि उनके अंदर उस पर्टिकुलर एक जो मेथड है वो उनके माइंड में फिक्स हो जाए, आराम से उस चीज़ को वो समझ सके, है ना। अब लेक्सिकल में क्या आता है, लेक्सिकल ग्रुपिंग क्या होती है कि इसमें सिचुएशन के आधार पर ग्रुपिंग की जाती है। लेक्सिकल कौन सा होता है, ये होता है सिचुएशन के आधार पर। जैसे फैमिली के बारे में हम बात करते हैं, फैमिली के बारे में हम बता सकते हैं ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मैटरनल अंकल, है ना। ये सारे हम किस में ले सकते हैं, सन, डॉटर, ये सब हम फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ा सकते हैं। ये लेक्सिकल ग्रुपिंग कहलाती है। ये कौन सी ग्रुपिंग कहलाती है, लेक्सिकल ग्रुपिंग कहलाती है। और फिर हमारा आता है ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग कौन सी होती है, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना, आई रीड ए बुक, है ना, आई रीड ए बुक, शी रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक। जब हम टेंस फॉर्मेशन करते हैं तो हम बच्चों को इसी तरह से सिखाते हैं। इसी तरह से वी रीड बुक, है ना। इस तरह से ये ग्रामेटिकल जो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन में हम इस तरीके से बच्चों को ग्रुपिंग करके ग्रामेटिकल पोर्शन सिखा सकते हैं। फिर है सीमेटिक ग्रुपिंग। सीमेटिक ग्रुपिंग क्या होती है कि इसमें एक ही वर्ड्स के अलग अलग फॉर्म्स बताए जा सकते हैं, वेरिएशंस बताए जा सकते हैं। जैसे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटी वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो हम क्या कहते हैं, जैसे ये एन्चेंटिंग है ना, एन्चेंटिंग है, इस तरह से ये हम कह देते हैं। जैसे ये चार्मिंग है ना। इसी तरह से हम कह सकते हैं अल्योरिंग है, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स हम एक ही तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। ये होती है हमारी सिमेटिक ग्रुपिंग। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग क्या होता है कि यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स की लर्निंग को टेस्ट करना, ठीक है। ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग के जो एलिमेंट्स है वो क्या आते हैं, ग्रामर है, वोकेबलरी है, स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन है। टेस्ट में बच्चे की परफॉर्मेंस को हम कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे करेंगे, अगर हम उसको ग्रामेटिकली चेक करते हैं कि उसने क्या क्या सही सेंटेंस को सीखा है, क्या नहीं सीखा है। हम बच्चों की वोकेबलरी को एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ उसको बार बार बोला जाए कि अगर ए के ऊपर वर्ड कोई स्पेलिंग सुनाओ, फिर ई के ऊपर बोलो, फिर कोई इस तरीके से चीज़ों के बारे में बच्चा अपने आप बताना जब शुरू हो जाता है तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। स्पेलिंग टेस्ट ले सकते हैं, हम उसके प्रोनाउंसिएशन को चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, कैसे वो प्रोनाउंस कर रहा है उन चीज़ों को। तो ये टीचर कैन इम्प्रूव इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ एवरी स्टूडेंट। यहाँ पर ये बहुत अच्छे से एक मेंशन हो जाता है कि टीचर के लिए इन
इन टेस्ट के बाद में ये एनालाइज करना आसान हो जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दूर करना कि बच्चा कौन सा कैसे रिएक्ट करता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, क्या उनसे टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या उनकी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो यहाँ पर जो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं एवरी स्टूडेंट्स को वो इम्प्रूव कर सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट आर सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेस्ट जो होते हैं वो टीचर के लिए भी उतने मोटिवेशन का काम करते हैं जितना कि स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन कैसे हो जाता है कि उनकी लर्निंग कैपेसिटीज़ के बारे में पता लग जाता है, उनके नॉलेज कितना परमानेंट हुआ है वो पता चल जाता है। और दूसरी बात, टीचर के लिए ये मोटिवेशन का काम कैसे करता है कि उसने जो भी पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं, इस चीज़ के बारे में भी उसको खुद को पता लग जाता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या बताता है? टू इनहेंस द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट टीचर शुड रिमूव ऑफ एंड ऑफ ओ एंड टेरर ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश। पहली चीज़, बच्चों के अंदर टीचर को जो एक डर होता है लैंग्वेज को सीखने का, एक जो शर्म होती है कि हम उसको सीख पाएंगे कि नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत शर्म महसूस करते हैं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। वो इसीलिए क्योंकि या तो उनको ऐसी सिचुएशंस ऐसी प्रोवाइड नहीं करवाई गई हैं कि वो उन चीज़ों को समझ सके। अगर करवाई गई तो उनके अंदर जो भय था या जो डर था या जो शर्म थी उसको दूर नहीं किया गया, तो इस वजह से लोग इंग्लिश बोलने से, इंग्लिश को सीखने से घबराते हैं। तो टीचर का सबसे पहले ये काम होता है, किसी भी नई चीज़ को अडॉप्ट करने में मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को अपने कंफर्ट जोन में लेकर आने में भी प्रॉब्लम आती हैं। तो ये टीचर का काम बन जाता है कि वो उस ओ एंड टेरर को दूर करे, रिमूव करे और बच्चों के इंटरेस्ट को क्रिएट करे। उसके लिए वो क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ कर सकता है, पिक्चर को यूज़ कर सकता है, चार्ट्स को, रिकॉर्ड्स को, एक्टिविटीज़ करवा सकता है टीचर, स्पीकिंग की, रीडिंग की, राइटिंग की। बच्चों को बोला जा सकता है कि हाँ जी अब आप एक पैराग्राफ बोलो अपनी तरफ से, माई सेल्फ बताओ। तो कोई भी बच्चा है वो अपने बारे में ज़रूर बता सकता है, माई सेल्फ आई एम निशा अरोड़ा। बच्चा बता सकता है आई रीड इन फर्स्ट क्लास और आई रीड इन सेकेंड क्लास, रिधिमा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। कोई भी, जैसे मेरी खुद की बेटी है, बड़ी बेटी है, वो यही बताती है माई नेम इज़ प्रकृति, आई रीड इन अ सेकेंड क्लास, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ रिधिमा, आई रीड इन दिस स्कूल, आई लाइक दिस थिंग। तो वो चीज़ें धीरे धीरे बताने लग जाते हैं बच्चे जब उनको सिखाया जाता है ना। उस लैंग्वेज से फैमिलियर करने के लिए, उस लैंग्वेज को उनके कंफर्ट जोन में लाने के लिए, उनको उन चीज़ों से कनेक्ट करने के लिए टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे उनके इंटरेस्ट को क्रिएट करता है। उनको रीडिंग, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट करवा सकता है, उनसे राइटिंग की एक्टिविटीज़ करवा सकता है। टू मेक मटीरियल मीनिंगफुल, यहाँ पर टीचर को चाहिए कि जो भी कंटेंट उनके पास है वो उसको मीनिंगफुल बनाए बच्चों के लिहाज से। टू लिंक अप विद द लाइफ, ये इन चीज़ों के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ये तो बहुत ही अच्छा एक प्रिंसिपल है जिसको हम पहले भी पढ़ते हैं, आगे भी साइकोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं कि लैंग्वेज टीचिंग का जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो जी डिपेंड करता है टू डेवलप LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। टू यूज़ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ये बहुत ज़्यादा फोकस करता है प्रैक्टिस और ड्रिल के ऊपर, बच्चों को अभ्यास करवाया जाए, निरंतर उसको सिखाया जाए। मॉडल रीडिंग के ऊपर करता है, इमिटेशन रीडिंग के ऊपर करता है, साइलेंट रीडिंग पे फोकस करता है, राइटिंग स्पेलिंग्स पर करता है। आर असेंशियल एक्टिविटीज़, ये यही बताता है लर्निंग बाय डूइंग कि बच्चों को ऐसे मौके दिए जाने चाहिए जिसमें वो बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं, यानी कि टीचर जब मॉडल रीडिंग करेगा तो बच्चे सुनेंगे। इमिटेशन रीडिंग, यानी कि बच्चे जब टीचर को अच्छे से सुनते हैं तो वो वैसा ही इमिटेट करते हैं। फिर उनको साइलेंट रीडिंग के बारे में भी सिखाया जा सकता है कि आप साइलेंट रीडिंग करो, लाउड रीडिंग करो। फिर उनसे राइटिंग, स्पेलिंग यानी स्पेलिंग्स लिखवा कर देखा जा सकता है। ये सारी एसेंशियल एक्टिविटीज़ है लर्निंग बाय डूइंग की, कि बच्चों को इंगेज करना है, बच्चों को आपने व्यस्त रखना है, जितना ज़्यादा हो सके वो उन चीज़ों को सीखें और इन चीज़ों को खुद करके देखें। फिर है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस क्या होता है? लैंग्वेज जो है वो ग्रामर, ड्रिल एंड
वर्ड मेमोराइजेशन से कहीं ज़्यादा है। किसी भाषा का जो सीखने का जो तरीका है वो सिर्फ ग्रामर की ड्रिल्स या वर्ड मेमोराइजेशन तक सीमित नहीं है। लैंग्वेज का मतलब ये है किसी चीज़ को सीखना, टू ट्रेन द लर्नर टू लैंग्वेज स्किल्स। यहाँ पर सिर्फ हमें ग्रामर में उनको परफेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ हमें उनको मेमोराइज नहीं करवानी है, हमने उनको डिक्शनरी याद नहीं करवानी है, ऐसा नहीं है। उनको बच्चों को ट्रेन करना है लैंग्वेज स्किल्स की तरफ। हमारे जो जो 4 बेसिक स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनकी तरफ बच्चों का फोकस लेके आना है कि वो अच्छे से सुने, अच्छे से स्पीक करें, अच्छे से रीड करें और अच्छे से राइट करें। टू इनेबल द लर्नर फॉर कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस ऑफ लैंग्वेज, बच्चों को कंटिन्यूस प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा लैंग्वेज की करवाई जाएगी। टू रिड्यूस एंड करेक्ट द एरर्स, और बच्चों को सिखाया जाएगा कि कैसे वो अपनी गलतियों को कम करें और जो गलतियां की हैं उन्हें कैसे करेक्ट करें। करेक्टनेस हमें ये सब सिखाना है। और जब हम इन चीज़ों को सिखाते हैं तो बच्चे में करेक्टनेस तो आती ही है, एफिशिएंसी, कुशलता भी आती है, फ्लुएंसी, उनकी खुद की फ्लुएंसी बढ़ती है, मास्टरी ओवर द लैंग्वेज भी क्रिएट होती है। जितना ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उनके अंदर चीज़ों को सही करने की, चीज़ों को परफेक्ट लिखने की, उनको स्पोकन में फ्लुएंसी जो है वो और मास्टरी ओवर द लैंग्वेज आने लग जाती है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब क्या आ जाता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन में हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? टू प्रॉपर एम्फेसिस ऑन रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल, कि हमें यहाँ पर सिर्फ एक पैसिव लिसनर बनाकर नहीं छोड़ना है बच्चों को, हमें उनको प्रोडक्टिव भी बनाना है। यानी रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव 2 प्रकार की स्किल्स होती है। रिसेप्टिव तो वो होती है बच्चा जिसमें सुनता रहता है और पढ़ता रहता है ना। और प्रोडक्टिव कौन सी होती है? जब वो उन चीज़ों, सुनी हुई चीज़ों को अच्छे से बोले और जो अच्छी से पढ़ी हुई हैं उनको लिख कर भी बताए। तो प्रोडक्टिव स्किल हमारी अलग है, रिसेप्टिव हमारी अलग है। रिसेप्टिव स्किल में जो है टीचर जो है वो सर्वे सर्वा हो जाता है और सेंटर ऑफ टीचिंग, यहाँ पर टीचर को नहीं बनाना है हमें, यहाँ पर सेंटर ऑफ टीचिंग जो है, लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें बच्चे को देखकर बनाना है। हमारा मेन फोकस बच्चे के ऊपर है कि हमने बच्चे को एक रिसेप्टिव स्किल ही नहीं बल्कि प्रोडक्टिव स्किल की ओर भी मास्टर करना है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोचेस, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी भी कहते हैं। तो ये जो AURAL का मतलब है ओरल, ये होता है लिसनिंग, और ये जो ओरल है ये होता है स्पीकिंग के मैनर में। ठीक है, यहाँ पर हमें बच्चों को स्पोकन इंग्लिश की तरफ फोकस करके दिखाना है कि यहाँ पर इनको सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल मैनर में, सिंपल जो डे टू डे चीज़ें जो हैं उनके साथ कनेक्ट करना है, स्पोकन इंग्लिश की तरफ लेकर इनको जाना है, ताकि वो इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और अपने उनके साथ फैमिलियर होते हुए उनको रिप्रोड्यूस भी कर सके। फिर है प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन विद लाइफ, जो हमने अभी पढ़ा है ओरल अप्रोच, ये भी इसी तरह से इंटर रिलेटेड ही है। सब्जेक्ट मैटर शुड बी रिलेटेड टू लाइफ, कस्टम, ट्रेडिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी टू विच द स्टूडेंट बिलोंग। हमें बच्चों की जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि जिस सोसाइटी से, जिस कल्चर से, जिस ट्रेडिशन से बच्चा बिलोंग करता है, उन चीज़ों से रिलेट करते हुए सब्जेक्ट मैटर को अगर हम अपने पढ़ाते हैं तो बच्चा उस चीज़ को और ईजीली और कंफर्ट के साथ सीख सकता है और अपने नॉलेज को परमानेंट कर सकता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, अकॉर्डिंग टू P. Gurre, the teaching of the mother tongue and the teaching of a foreign language can support and assist each other। देखिए बहुत सारे ऐसे सॉरी बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हैं जो इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट में जाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर आप मदर टंग में सिखाते हैं तो बच्चा इतना नहीं सीख पाता है फॉरेन लैंग्वेज की तरफ, वो उसे सेकेंडरी लैंग्वेज की तरह ही ट्रीट करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हैं वो ये भी मानते हैं कि अगर बच्चे को किसी फॉरेन लैंग्वेज को उनकी मदर टंग में सिखाया जाता है तो वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को सीख सकते हैं। इसमें हम उनकी हेल्प ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव रोल दोनों पर ही स्ट्रेस किया है लिंग्विस्टिक्स ने, स्कॉलर्स ने। लेकिन फॉरेन लैंग्वेज के एक्विजिशन को इसके द्वारा फैसिलिटेटिंग पाया गया है, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज का जो एक्विजिशन होगा वो मदर टंग के साथ में अगर जब करवाया जाता है तो ये काफ़ी फैसिलिटेटिंग रहा है।
अच्छे से बच्चों ने सीखा है। ठीक है, तो अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट से रही हूं, गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंग्लिश को नहीं सीख पाए हैं। वी हैव गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज राइट नाउ। इंग्लिश इतनी डिस्टर्ब नहीं करती है कि आप उसको पूरा डायरेक्ट मेथड से पढ़ें, या आप उसको इंग्लिश को थोरोली इंग्लिश में ही पढ़ें तो ही आप उसको सीख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन इवन, कि हम अगर मदर टंग के रेफरेंस में इसको पढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर का मतलब है कि हमें एक्सपोज करना है। एक्सपोज क्या करना है? अपने नॉलेज को एक्सपोज करना है। टीचर की ड्यूटी बनती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को एक्सपोज करें उनके नॉलेज को बाय द यूज ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर, जर्नल, मूवीज़। यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाए कि अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर देखते हैं, इंग्लिश जर्नल्स को पढ़ते हैं, इंग्लिश मूवीज़ को देखते हैं, तो आप उनके एक्सेंट को सीखते हैं और उन वर्ड्स की वोकैबुलरी जो है वो जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं जिसको हम सुनते हैं, तो हमारी वोकैबुलरी को भी एनरिच करता है। बाय डिस्प्लेइंग इंग्लिश क्वोटेशंस चार्ट, टीचर को चाहिए कि वो इंग्लिश के कोटेशंस वाले चार्ट्स को, जैसे अनमोल वचन हिंदी में लिखे जाते हैं, बताए जाते हैं बच्चों को, वैसे ही कुछ कोटेशंस जो है वो डिस्प्ले की जाए बच्चों के सामने। चार्ट्स के फॉर्म में भी की जा सकती हैं। उनको टीचर अपने जो भी लेक्चर जो क्लास में देता है या जो भी कंटेंट वो पढ़ाता है उसके अंदर उन कोटेशंस का यूज़ कर सकता है। फिर है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग लीफलेट्स इन द क्लास इन ईजी लैंग्वेज। टीचर को चाहिए कि ईजी लैंग्वेज में जो लीफलेट्स मिलती हैं, छोटी छोटी जो कहानियों की जो किताबें मिलती हैं, वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि वो उन चीज़ों को पढ़ सके। इवन वेन आई वॉज इन कॉलेज, हमारे जो लेक्चरर्स थे वो भी यही करते थे कि हमें जो कॉलेज है उसमें जैसे मूवीज़ दिखाई जाती थी, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल होते थे, जर्नल्स होते थे, कि लिटरेचर के स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। ये तो होगी हायर क्लासेस की बात। छोटी क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम बच्चों को छोटे इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, लीफलेट्स के बारे में बता सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। छोटी छोटी कहानियाँ इंग्लिश में रेफरेंस में आती हैं, वो उनको दी जा सकती हैं ताकि उनको वो पढ़ाया जा सके। इंग्लिश कोटेशंस जो है वो चार्ट्स पर लिख कर दी जा सकती है। बच्चों को बोला जाए कि आप इसे देखो, इसे बोलकर पढ़ने की कोशिश करो। तो ये सारी चीज़ें भी फॉलो अप की जा सकती हैं बच्चों की एक्यूरेसी, जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए। अब है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस में हम ले सकते हैं टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स विच आर यूजफुल फॉर द लर्नर्स। यूज ऑफ वर्ड शुड बी इकोनॉमिकल एंड एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव। यही बात है कि जो भी वर्ड्स, जो भी कंटेंट टीचर के द्वारा यूज़ किया जा रहा है वो लर्नर्स के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। जो भी वर्ड्स यूज़ करने चाहिए वो इकोनॉमिकल होने चाहिए, यानी छोटे छोटे वर्ड्स, क्योंकि छोटे बच्चों को सिखाना है। छोटे छोटे वर्ड से सिखाओ जो आम बोलचाल की भाषा में उनके हो और जिनको वो अच्छे से समझ सके। उनका जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा होना चाहिए टीचर का, वो इम्प्रेसिव हो। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से इम्प्रेस हो जाते हैं। तो हमारी जो वर्डिंग्स है, हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो इतना एक्टिव होना चाहिए। फिर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पैसिव एंड एक्टिव वोकैबुलरी। प्रिंसिपल ऑफ पैसिव एंड एक्टिव वोकैबुलरी का मतलब ये है कि बच्चों की यहाँ पर वोकैबुलरी को इंक्रीज करने से है। बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाना चाहिए कि उसके प्रो एंड कॉन्स के बारे में बताया जाना चाहिए। किसी भी सेंटेंस को, किसी भी फॉर्मेशन को कैसे बनाया जाता है वो सब भी उनको पैसिव एंड एक्टिव वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग बताना चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। To develop self-confidence of the learner, teach them such creative ideas of using language। बच्चों को हमें क्रिएटिव बनाना है, सेल्फ एक्सप्रेशन उनकी क्रिएट करनी है। तो बच्चों को ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी चीज़ें लाकर देनी है, उनको ऐसे इस तरीके से समझाना है कि वो खुद अपनी तरफ से बच्चे जो हैं वो अपनी सीखी हुई लैंग्वेज को क्रिएट कर सकें, अपनी क्रिएटिविटीज़ में शो कर सकें और खुद को सेल्फ एक्सप्रेस कर सकें। ऐसी चीज़ें उनको बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग टू प्रेजेंट द लर्निंग कंटेंट इन सिंप्लीफाइड मैनर फॉर स्लो लर्नर्स। देखिए जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं या जो शार्प गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत अच्छे से चीज़ों को एक बार में, 2 बार में बताओ तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्लो लर्नर्स भी होते हैं जो धीरे धीरे समझते हैं। उनकी जो एक्विजिशन है लैंग्वेज के साथ वो धीरे धीरे प्रोसेस में आती है। तो यहाँ पर टीचर का जो रोल है वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो स्लो लर्नर्स के लिए
ऐसे बच्चे जो नहीं समझ पा रहे हैं या धीरे समझते हैं, तो उनके लिए मैटर को इतना सिंप्लीफाई कर दिया जाए कि वो आसानी से उन चीज़ों को समझ सके, रेलेवेंट कर देना है चीज़ों को आपस में, इस तरीके से बच्चे जो हैं वो और अच्छे से समझ सकते हैं। इसी तरह से और भी एक दो ऐसे प्रिंसिपल हो सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। इसमें भी प्रिंसिपल में क्या हो सकता है कि यहाँ पर एक जो टीचिंग लर्निंग है, एक कोऑपरेटिंग एफर्ट होता है। इंग्लिश सिखाते टाइम पे टीचर को चाहिए कि बच्चों के प्रति सिंपैथेटिक हो, यानी कि उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए और बच्चों को कोऑपरेट करना चाहिए, है ना। टीचर का जो सपोर्ट मिल जाता है बच्चे को, तो वो बहुत ही कंफर्ट में आ जाते हैं और चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ री भी आता है। री भी आता है। वो ये कहता है कि बच्चों की जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसको मजबूत बनाना है, यहाँ पर उनके साउंड और अटरेंस को इजी बनाना है। जैसे उसके फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी उसको प्रोड्यूस करना सीख जाता है, धीरे धीरे उन चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीख जाता है। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल ऑफ जो टीचिंग इंग्लिश है वो कंप्लीट होते हैं। जल्दी हम इसके एक PYQs एंड मॉक टेस्ट के रूप में इसके क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतरीन बनाते रहिए, जुड़े रहिए इजी लाइफ के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद, आभार।